Hello everybody, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, संघर्ष करने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर, क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। सो फ्रेंड्स, देखिए इस चैप्टर की हेडिंग में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है चैप्टर के संबंध में। पिछला चैप्टर जो था हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर की कहानी को हमने जाना, समझा और पढ़ा। हमने पालमपुर की कहानी के विषय में क्या जाना, उसी में से एक टॉपिक था व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन के विभिन्न कारक क्या हैं। इस टॉपिक को हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में ही। अब देखिए वहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक में से पहला कारक था भूमि यानी लैंड्स, दूसरा कारक था लेबर्स यानी श्रमिक, तीसरा कारक था फिजिकल कैपिटल्स यानी भौतिक पूंजी, जिसमें से दो पूंजी आती हैं। पहला है अस्थाई पूंजी और दूसरा है कार्यशील पूंजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल्स। और जो चौथा फैक्टर था वो था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। तो वही चीज जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के कारक में हमने स्टडी किया था ह्यूमन कैपिटल के रूप में यानी मानव पूंजी के रूप में, उसी पर आधारित यह पूरा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। उसी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर यह आधारित है। यानी अगर हम कहें तो यह भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर की पूरी थीम जो है वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ही बेस्ड है, आधारित है। ह्यूमन कैपिटल्स मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव जाति के पास जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, जो एंटरप्राइजेज हैं, वही ह्यूमन कैपिटल्स होता है, वही मानव पूंजी होती है। उसी मानव पूंजी को इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब से अध्ययन करेंगे, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। पूरा चैप्टर की थीम ही वही है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि संसाधन के रूप में लोग में क्या बताया गया है। सबसे पहले अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। अब यहां एक नया शब्द हम लोगों ने भी पढ़ा, परिसंपत्ति। परिसंपत्ति क्या होता है? इसी को इंग्लिश में एसेट कहते हैं, ASSET। तो परिसंपत्ति की परिभाषा यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वित्तीय लेखांकन में परिसंपत्ति एक आर्थिक संसाधन है। परिसंपत्ति क्या है? वित्तीय लेखन में यह एक आर्थिक संसाधन है। हर मूर्त व अमूर्त वस्तु जिसका मूल्योत्पादन के लिए स्वामी बना जा सके, ऑनर बना जा सके या कंट्रोल किया जा सके, जिसके पास धनात्मक आर्थिक मूल्य हो, वह परिसंपत्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, परिसंपत्ति किसे कहा जाता है मैंने आपको बताया ही। लेकिन परिसंपत्ति की परिभाषा में अभी मैंने पढ़ा कि मूर्त वस्तु और अमूर्त वस्तु। तो मूर्त और अमूर्त क्या है? मूर्त का मतलब होता है मूर्त परिसंपत्ति वे परिसंपत्ति हैं जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता है, अर्थात जिनका भौतिक अस्तित्व हो, जैसे
भूमि, सेकंड है भवन, तीसरा है मशीन, चौथा है संयंत्र और पांचवा है उपस्कर। ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती हैं मूर्ति परिसंपत्ति। अगला है अमूर्त परिसंपत्ति। अमूर्त परिसंपत्ति वे परिसंपत्तियां हैं जिनका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, किंतु उनका मौद्रिक मूल्य होता है, जैसे ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स इत्यादि। तो ये हुआ मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति। और परिसंपत्ति क्या है इसके बारे में तो आपने जाना ही। नेक्स्ट देखते हैं, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, इसी निवेश को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्ट किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जैसे कोई भी टीचर होता है तो पहले वो खुद अध्ययन करता है, फिर दूसरे को अध्ययन कराता है, दूसरे को पढ़ाता है। तो यानी पहले खुद उसमें इन्वेस्ट हुआ, ज्ञान का उसमें निवेश हुआ, इन्वेस्ट हुआ, तभी तो वह जो रिटर्न कर रहा है, किसी को पढ़ा रहा है तो रिटर्न कर रहा है उसी ज्ञान का। तो वही इसमें बताया गया है कि मानव पूंजी तभी बन सकती है जब शिक्षा हो, प्रशिक्षण हो यानी ट्रेनिंग हो, और चिकित्सा सेवाओं में निवेश हो, इन्वेस्ट हो, तो वो सब मिलकर के क्या होता है? मानव पूंजी। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित, कौशल यानी स्किल्स, और उनमें निहित उत्पादन की ज्ञान यानी जो नॉलेज है, उसी का स्टॉक है मानव पूंजी। स्किल्स का और नॉलेज का स्टॉक है, संग्रहण है मानव पूंजी। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। यानी जो संसाधन के रूप में लोग होते हैं, वो किसी भी देश में जो कौशल है यानी स्किल्स है, और जो ट्रेनिंग है यानी कि तकनीकी सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, इन सब का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अगर उत्पादक पहलू की दृष्टि से हम पॉपुलेशन पर डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनकी जो योगदान की क्षमता है उस पर बल मिलता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। जनसंख्या क्या है? पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। और यह कैसा संसाधन है? यह मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। यानी किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, अगर उस पॉपुलेशन में, अगर वही पॉपुलेशन में चिकित्सा यानी कि स्वस्थ है वो, और नॉलेज है, और उसके पास टेक्निकल ज्ञान है यानी कि तकनीकी क्षेत्र में वह निपुण है, तो उससे क्या होगा? उससे देश की अर्थव्यवस्था पर, यानी अपने उस नॉलेज को यूज करेगा कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और जिसके बदले हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी। तो ह्यूमन कैपिटल्स में ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कौन कौन सी? एजुकेशन यानी शिक्षा, दूसरा है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, और तीसरा है चिकित्सा सेवा यानी मेडिकल। इन तीनों की बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन कैपिटल्स में।
मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। किसको कहते हैं? जब इस विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फिजिकल कैपिटल देश की आर्थिक वृद्धि में सहयोग देता है, सहयोग निभाता है, सेम उसी प्रकार से जो ये ह्यूमन कैपिटल है यानी मानव पूंजी है, ये भी हमारे देश की आर्थिक गतिविधि में एक लिमिट तक अपना योगदान निभाता है। मानव पूंजी में निवेश यानी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसका किसका होता है? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा यानी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल सर्विस के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल तभी मजबूत होगी जब उसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले तो स्वस्थ रहेगा और वो प्रशिक्षित रहेगा और वो शिक्षित रहेगा, तभी हमारी जो उत्पादकता की क्षमता है वो बढ़ सकती है ह्यूमन कैपिटल की। आगे देखते हैं कि भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमने हरित क्रांति के बारे में जाना था और उसमें यह भी जाना था कि आधुनिक विधियों से खेती कैसे की जाती है और जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। वही उत्पादकता में वृद्धि लाना है जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं संसाधन के रूप में लोग चैप्टर में। तो उसके लिए हमको शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। आइए इस फिगर के माध्यम से कुछ समझते हैं। इस फिगर में एक लड़की पूछ रही है कि मानव संसाधन क्या है, क्या भूमि अथवा श्रम के समान है? तो इसका उत्तर जो बॉय दे रहा है वह कह रहा है कि यह उससे अधिक है। सेकंड फिगर में देखते हैं कि मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? फिर गर्ल्स रिप्लाई करती है, बॉयज रिप्लाई करता है यह उससे अधिक है। आगे हम देखेंगे कि मानव पूंजी क्या है। जैसे एक फिगर में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स हैं, दूसरे में देख रहे हैं कि टीचर हैं, तीसरे में देख रहे हैं कि इंजीनियर हैं और चौथे फिगर में हमने देखा कि दर्जी है यानी कपड़े को सिलने वाला। आइए डिस्कशन करते हैं कि चित्र 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति हैं? यानी कि ये चारों लोग जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके डेवलपमेंट में किस प्रकार ये अपनी भूमिका निभाते हैं। कोई भी इंजीनियर होगा तो अपने किस चीज का प्रयोग करेगा? नॉलेज का ही तो यूज करेगा। और अगर नॉलेज है और उसको प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है यानी ट्रेनिंग के रूप में जो उसको ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान नहीं है तो फील्ड में वो काम नहीं करा पाएगा। तो उसके लिए
उसको ज्ञान की यानी नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। दूसरी बात है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की भी जरूरत पड़ती है। और तीसरी बात यह है मेडिकल सर्विस यानी स्वास्थ्य सेवाओं की। अगर इंजीनियर स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे काम कर पाएगा, कैसे काम करा पाएगा? तो इसके लिए तीनों चीज की जरूरत है। अब डॉक्टर्स को ही देख लीजिए, डॉक्टर के पास अगर नॉलेज ना होता तो किसी भी पेशेंट का वो कैसे ट्रीटमेंट करता, कैसे उपचार करता? और यदि डॉक्टर खुद ही स्वस्थ ना रहें तो किसी भी पेशेंट को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे? इसके लिए उनको स्वस्थ रहना भी जरूरी है। और डॉक्टर अगर ट्रेनिंग करके ना आए हों, सिर्फ पढ़ करके ही आए हों, तो फील्ड यानी वो फिजिकली रूप से किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको क्या नॉलेज की भी जरूरत थी, नॉलेज भी लिया, ट्रेनिंग भी लिया, और अब मेडिकल स्वास्थ्य यानी मेडिकल सर्विस इनकी अच्छी है, इनका स्वास्थ्य ठीक है, तो ये दूसरे के स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कटिबद्ध हैं। तीसरी बात है टीचर। अब टीचर अगर कोई तभी टीचिंग करा सकता है जब पहले वो खुद अध्ययन किया हो, पहले खुद पढ़ा हो। तो पहले इन्वेस्ट किया गया किस चीज का? ज्ञान का। जब ज्ञान का हमने इन्वेस्ट किया तो आज उसी का रिटर्न हमको मिल रहा है ज्ञान के रूप में। तो पहले इन्होंने नॉलेज लिया, उसके बाद पढ़ाने की ट्रेनिंग ली यानी प्रशिक्षण लिया कि किसी को हमें कैसे पढ़ाना है। जैसे बहुत सारी कोचिंग सेंटर होती हैं, लेकिन किसी कोचिंग सेंटर में बहुत कम बच्चे रहते हैं और किसी कोचिंग सेंटर में बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं। तो पढ़ाई तो सेम चीज़ जाती है, सेम सब्जेक्ट सेम टॉपिक दोनों कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है, लेकिन टीचर्स की पढ़ाने की अपनी अपनी शैली होती है। तो जिस शैली से स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आएगा, स्टूडेंट वहीं जाएगा पढ़ने के लिए। इसलिए ट्रेनिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। चौथा है दर्जी। दर्जी, अब इसको किस प्रकार के ज्ञान की जरूरत है? भाई कपड़ा सीना भी तो ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होगा कि कपड़े को कैसे सिला जाएगा, कपड़े की कटाई कैसे की होगी और कैसे कैसे उसको हम डिजाइन से सिलेंगे, तो ये सब ज्ञान के ही अंडर में आता है। और अगर सिल करके प्रैक्टिस ना किया होगा, ट्रेनिंग नहीं लिया होगा कपड़े सीने की, तो कितना भी नॉलेज रहे वो सब व्यर्थ है। और यदि दर्जी का स्वास्थ्य, टेलर का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो कपड़े की सिलाई कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए तीनों ह्यूमन कैपिटल में तीनों चीज की बहुत बड़ी जरूरत होती है। और जब कोई डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर अथवा टेलर, इन चारों लोग जब स्वस्थ रूप से अपने नॉलेज का और अपने ट्रेनिंग का प्रयोग करके काम करेंगे तो हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डेवलप होगी, जिससे कि अन्य लोगों का भी बेनिफिट इससे होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। इनडायरेक्ट वे में ये जो डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं और टेलर्स हैं, जिनको अभी मैंने फिगर्स में देखा, इन लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाज के अन्य लोगों को भी बेनिफिट होता है। सिर्फ उन्हीं को ही नहीं, अन्य लोगों को भी इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट प्राप्त होता है। क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। मानव पूंजी किससे श्रेष्ठ है? भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती है। मानव संसाधन जो है, ह्यूमन कैपिटल जो है, वो लैंड का और पूंजी का दोनों का उपयोग करता है, जबकि ये खुद ही उपयोगी नहीं है। अनेकों दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है।
लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के द्वारा। नेक्स्ट है, आइए अब दो उदाहरण से हम समझते हैं कि संसाधन क्या है, कैसे काम करता है। दो स्टोरी है, शकल की कहानी और विलास की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी मां शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी मां की मदद करता था। बहुत ध्यान से स्टोरी पढ़िएगा, क्योंकि अभी इसी स्टोरी से ही आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। कौन? शकल। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। इंटरेस्टेड था वो पढ़ाई करने में। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। आफ्टर सम टाइम लेटर उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली, जिससे कि उसके बॉस ने प्रसन्न होकर उसका प्रमोशन कर दिया। ये तो शकल की कहानी थी। दूसरी कहानी है विलास की। विलास 11 वर्ष का लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की डेथ हो गई। उसकी मां गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। यानी विलास का जो पालन पोषण हुआ, उनकी मां ने मछलियों को बेच करके जो धन आया उसी से किया। वह मछलियां बेचकर एक दिन में 20 से 30 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने अपनी मां की मदद किया करता था। और क्या करता था? अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी मां बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी मां की तरह वह भी कम ही कमा पाता था।
तो इन दोनों कहानियों से हमने क्या सीखा? शकल जो था उसके पेरेंट्स काम भी करते थे, उसको स्टडी भी कराया, स्टडी कराने के बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिली और उसने एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया, जिसके चलते उस प्राइवेट कंपनी के बॉस ने खुश होकर उसका प्रमोशन कर दिया। दूसरी तरफ की स्टोरी यह बताती है कि विलास ना तो पढ़ा, दूसरी बात यह कि उसको बीमारी हो गई गठिया की, और वो अपनी मां यानी पिता और अपनी मां का ही काम करने लगा। तो ना तो विलास का स्वास्थ्य अच्छा था और ना ही शिक्षा मिली और ना ही कहीं जॉब मिला उसको, ना ही कहीं ट्रेनिंग मिली। तो इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहां डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे, उतना पैसे भी नहीं था कि वो अपनी बीमारी का इलाज करा सके। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी, शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और विलास वही काम करता था जो उसकी मां करती थी, यानी मछलियों को बेचने का ही काम। अपनी मां की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। अब देखिए यहां वही बात आ गई ना कि संसाधन के रूप में जो लोग हैं, यानी कि मानव पूंजी में जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जो उसके पिलर हैं, वो पिलर कौन कौन से हैं? एजुकेशन यानी शिक्षा, सेकंड है तकनीकी यानी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, और थर्ड है मेडिकल सर्विस यानी स्वास्थ्य सेवाएं। और शकल के पास ये तीनों था, उसके पास एजुकेशन भी था और उसने मेहनत किया जिससे कि उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ी, क्वालिटी बढ़ी। जब क्वालिटी बढ़ी तो उत्पादकता में वृद्धि भी हुई, क्योंकि बॉस खुश हुआ, उसका प्रमोशन किया और ज्यादा से ज्यादा काम करने लगा। और जब उत्पादकता में वृद्धि हुई तो उत्पादकता ही देश की समृद्धि में योगदान प्रदान किया। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में ना तो कोई शिक्षा मिला और ना ही कोई स्वास्थ्य मिला, इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ सका और देश की अर्थव्यवस्था में कोई सहयोग भी नहीं कर पाया। वह अपनी मां की भांति ही मछलियां बेचकर अपना जीविकोपार्जन करता था, इसीलिए वह मां की ही तरह अकुशल अनस्किल्ड लेबर का ही वेतन पाता था, वो अकुशल श्रमिक रह गया। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि जो मानव संसाधन है उसमें हम किसका किसका इन्वेस्ट करें तो भविष्य में उसके हाई यील्ड रिजल्ट मिलेंगे। तो है एजुकेशन और मेडिकल सर्विस, यानी शिक्षा और चिकित्सा सेवा। इन दोनों का हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मानव संसाधन में, तभी तो जब आदमी शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा और कुशल होगा तो देश की अर्थव्यवस्था में वो वृद्धि करेगा, सहयोग देगा। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। जैसे किसी भूमि में हम कुछ निवेश करते हैं, जैसे हमको कोई फसल ही लगाना है तो उसमें हम कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, फसल का जो उत्पादन होता है उससे हमको कुछ ना कुछ मुनाफा मिलता है। ऐसे ही जब मनुष्य के अंदर एजुकेशन का निवेश किया जाएगा तो उसका जो रिटर्न होगा वो एजुकेशन के रूप में ही होगा, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अशिक्षा जो है वो दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। तो इसके लिए हमें ज्ञान का निवेश करना पड़ेगा। व्यक्ति शेयरों तथा बांडों में भविष्य में
उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है। जैसे कि बहुत लोग पैसा जमा करते हैं एफडी आरडी, तो उसमें एक यही होप रहता है ना, किसका इन फ्यूचर हमको हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलेगा, रेट मिलेगा। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद यानी बहुत बड़ा योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। जैसे कोई भी छोटा बच्चा हो, उसको अगर आज हम अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो वही बच्चा आगे चल करके जब पढ़ा लिखा होगा, स्वस्थ होगा, कुशल होगा, तो ना जाने कितने लोगों की सहायता करेगा, ना जाने ऐसे कौन कौन से काम करेगा जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि उनको शिक्षा की, एजुकेशन की वैल्यू पता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को फील किया होता है, अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित रखते हैं। जब बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे, जब वो शिक्षा नहीं पाएंगे, तो आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे नहीं, तो देश का विकास, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे संपन्न होगी, दृढ़ कैसे होगी। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। जापान जो कंट्री है, उसने कहां इन्वेस्ट किया? उसने अपना सारा इन्वेस्टमेंट मानव संसाधन पर ही किया है, ह्यूमन कैपिटल पर ही किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास। यह विकसित धनी देश है। ये अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से सबसे पहले एजुकेशन दिया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उससे ये देश धनी और विकसित किए। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, यानी कि इस चैप्टर का जो मूल है संसाधन के रूप में लोग, इसका हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया कि संसाधन के रूप में जो लोग हैं, मानव संसाधन में किस किस चीज की आवश्यकता होती है, परिसंपत्ति क्या है और कैसे भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है मानव संसाधन के द्वारा, इत्यादि विषयों के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में जो हम बताएंगे, वो रहेगा पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में। सो फ्रेंड्स, यदि इन सभी टॉपिक्स में कोई भी टॉपिक आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ है, डाउट है, आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।